और अब खबरें देवभूमि की। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और 5 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, जो 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पे देखी जा रही है और जिले में मतदान के लिए 172 मतदान केंद्र बनाए गए थे। साथ ही 15 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील घोषित थे, जबकि विधानसभा क्षेत्र को 3 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया था और 15 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई थी। चुनाव के लिए 168 वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर 834 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान महिलाओं की सुविधा के लिए एक सखी बूथ भी बनाया गया और 5 आदर्श बूथ भी बनाए गए थे। तो बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला है। अब मतदान खत्म हो चुका है, अब नतीजों की बारी है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। उस दिन तस्वीर साफ होगी कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले दावे सबके अपने अपने हैं। तो 5 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है और 8 सितंबर को अब नतीजे आएंगे। उस दिन तस्वीर साफ होगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी दावे सबके अपने अपने हैं। विधानसभा में 188 पोलिंग बूथ पर मतदान शुरू होना है, तो हमारा सभी जगह लगभग मतदान स्टार्ट हो गया है। तो अभी 9 o'clock के जो 2 घंटे के मतदान की रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है। अभी कोई स्थिति आज सच नहीं है कि हमारा कोई भी कहीं पर भी किसी भी बूथ पर कोई इशू नहीं है। सब जगह फ्लॉलेसली मतदान अच्छे से चल रहा है और यहाँ इस वाले बूथ पर जिस पर मैंने दिया है तो काफ़ी अच्छा टर्नआउट है। अभी तक 7% के आसपास टर्नआउट है। लगभग 639 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। अभी तक हमारा लगभग 94 के आसपास वोटिंग हो चुका है। तो इस तरह अन्य बूथों पर भी होगा। तो एक बार ये 9 o'clock का जब रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या टर्नआउट है। बाकी की स्थिति सामान्य है। कुछ वीवीपैट्स में मॉक पोल के दौरान कुछ खराबी हुई थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया था। अब सभी जगह सुचारू। विधानसभा में तो पार्वती दास भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, बसंत कुमार यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बागेश्वर का ये जो टक्कर है वो सियासी चेहरों में ये 2 चेहरे हैं। पार्वती दास भारतीय जनता पार्टी से और बसंत कुमार कांग्रेस से। यहां पे बागेश्वर विधानसभा सीट आरक्षित सीट है, बागेश्वर जिले में आती है ये। और उत्तराखंड के सबसे पहले चुनाव साल 2002 में कांग्रेस को यहां पे जीत हासिल हुई थी। साल 2002 चुनाव में कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा ने यहां से चुनाव जीता था। तो बीजेपी के नारायण रामदास को 2177 वोटों से हराया था उन्होंने। और साल 2007 में बीजेपी से चंदन रामदास पहली बार बागेश्वर से विधायक चुने गए। चंदन रामदास ने कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रसाद को 5890 वोटों से हराया था। और साल 2012 चुनाव में बीजेपी के चंदन रामदास फिर से चुनाव जीते, यानी दूसरी बार यहां से वो लगातार चुनाव जीते 12 में। और कांग्रेस के राम प्रसाद टमटा को 1911 वोटों से हरा दिया। उधर साल 2017 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के चंदन रामदास ही यहां से चुनाव जीते थे और चंदन रामदास ने कांग्रेस के बालकृष्ण को 14,567 वोटों से हराया। साल 2022 चुनाव भी बीजेपी से चंदन रामदास ने लगातार जीत हासिल की यहां से। और चंदन रामदास ने कांग्रेस के रंजीत दास को 12,141 वोटों से हरा दिया। तो विधानसभा बागेश्वर में 188 बूथ बनाए गए। और बागेश्वर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, मतदान अब खत्म हो चुका है, नतीजों की बारी है। उससे पहले दावे सबके अपने अपने, लेकिन क्या कहता है बागेश्वर का समीकरण? इस तरीके से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। शांतिपूर्वक ढंग से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। हालांकि अभी कुछ बूथों पर मतदान जारी है, क्योंकि जो लोग समय से वहां पहुंच गए थे उनको मत का प्रयोग करने के लिए वहां पर व्यवस्था की जा रही है। अब कुछ थोड़ी देर बाद यहाँ ईवीएम आनी शुरू हो जाएंगी। डिग्री कॉलेज स्ट्रांग रूम बना हुआ है, वहां पहुंचेंगी और इसके साथ ही मतगणना की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। 8 तारीख को मतगणना होगी। हिमांशु, मुद्दा यहाँ पे क्या रहा जिसपे आपको लगता है कि आज मतदान हुआ है? क्योंकि दावे सबके अपने अपने हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन नतीजे तय करेंगे जनता किसके साथ गई। क्या वो मुद्दा रहा जिसपे यहाँ पे वोटिंग हुई? देखिए, सारी पार्टियां यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को लेकर ही चुनाव प्रचार में थी।
चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, यूपीएडी हो या समाजवादी पार्टी या उपपा हो। अब इन सब के बीच में ये जनता तक कौन पहुंचा पाया अपनी बात, ये बहुत अहम बात रही। हालांकि हर पार्टी अपना दावा तो जरूर करती है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अपना मैसेज वो जनता के बीच कितना स्पष्ट पहुंचा पाई, अब ये मतगणना के दिन देखने से स्पष्ट होगा कि कौन जीत पाता है सब। क्या आप सहानुभूति यानी सिंपैथी फैक्टर जो है वो आपको लगा यहाँ पे चंदन रामदास के बाद उनकी पत्नी को यहाँ से बीजेपी ने उतारा चुनावी मैदान में, आपको लगता है कि सिंपैथी यानी सहानुभूति जो एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं प्रभावी यहाँ पे हो सकता है? सहानुभूति फैक्टर को लेकर ही बीजेपी ने जो दिवंगत मंत्री चंदन दास रहे उनकी पत्नी को टिकट दिया, और साथ में जो चुनाव प्रचार जिस हिसाब से आगे बढ़ता रहा दिनों दिन, विकास, क्षेत्रीय विकास को लेकर, क्षेत्रीय विकास के मुद्दों को लेकर ही प्रचार सिमटा रहा। चाहे वो कोई सी पार्टी हो, वो क्षेत्र के विकास को लेकर ज्यादा से ज्यादा बात लोगों के बीच करती रही, और इसका परिणाम कि लोगों तक कितनी बात पहुंच पाई और किस पार्टी ने पहुंचाई अपनी बात, ये मतगणना के बाद स्पष्ट होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। तो बागेश्वर का ये रण जो है वो चूंकि अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है और अब नतीजों की बारी है। नतीजे 8 सितंबर को आएंगे, उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। तो साल 2007 में बीजेपी से चंदन रामदास पहली बार बागेश्वर से विधायक बने थे और लगातार फिर वो चुनाव दर चुनाव यहां पे जीतते रहे। तो उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सुबह 11 बजे सदन शुरू होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि चंदन रामदास का निधन प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है। जो भी काम वो बागेश्वर की जनता के लिए करना चाहते थे उनको पूरा किया जाएगा। आज पहले दिन शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं होगा। वहीं बुधवार यानी 6 सितंबर को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। तो चंदन रामदास के निधन के बाद उनको यहां पे चूंकि सदन में आज श्रद्धांजलि दी गई और बुधवार को सत्र का दूसरा दिन है, हंगामेदार होने के आसार हैं। विपक्ष कई मुद्दों पे सरकार को घेर सकता है। उधर एक आपदा, अतिक्रमण और लोकायुक्त का मुद्दा भी सदन में गूंज सकता है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन की कार्रवाई मात्र 3 दिन चलाए जाने पे निराशा व्यक्त की और नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इस सत्र से पहले 614 प्रश्न सदन के पटल पे रखने की बात कही गई थी, लेकिन मात्र 3 दिन में किस तरह ये 614 प्रश्न पूरे हो सकेंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पे सवालों से बचकर भागने का आरोप लगाया और यशपाल आर्य के अनुसार जिस तरह सत्र की अवधि मात्र 3 दिन की रखी गई है, इससे सरकार की मंशा और नीयत साफ तौर पर नजर आ रही है। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यहां पे कई सवाल उठाए सदन की अवधि को लेकर और विधानसभा की कार्रवाई 3 दिन तक ही चलाने पर सवाल भी उठाए। और उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन दिवंगत मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देने के साथ ही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। विपक्ष ने सत्र संपन्न होने के बाद आरोप लगाया कि राज्य सरकार विभिन्न मुद्दों पर बात करने से घबरा रही है, लिहाजा सत्र की अवधि को कम कर दिया है। कांग्रेस बुधवार को सदन में अतिक्रमण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगी। सत्र का आज पहला दिन था जिसमें शोक सभा पढ़ी गई। शोक संदेश दिवंगत मंत्री चंदन रामदास जी को दिया गया। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। आर्य जी, आज का पहला दिन तो संपन्न हुआ क्योंकि आज शोक सभा थी। विपक्ष के तर्कश में अब कल सरकार को घेरने के लिए क्या तीर है और क्या तैयारी है? देखिए, आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और जिस तरह से आज जो एजेंडा पेश किया गया है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी कि समिति सदन की अवधि को बढ़ाया जाए
और मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 2 वर्षों में 2022 और 2023 में मात्र 12 दिन ही कामकाज हो पाया सरकार और सदन चल पाया। और जो माननीय विधायक हैं उनके जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 600-500 रही है और प्रश्नकाल और सदन मात्र 3 दिन का 2 दिन का ये दिखाई देता है। और सरकार नहीं चाहती कि सवालों के जवाब दो, सरकार सवालों से बचना चाहती है। आज पूरे प्रदेश में तांडव हो रहा है, पूरे प्रदेश में एक डर का वातावरण है। आरजी, अतिक्रमण को लेकर आप लोग चिंतित हैं कि अतिक्रमण में सबको एक तरीके से देखा जा रहा है, परंतु बीते दिनों जो बारिश आपदा से नुकसान हुआ उसमें यह भी एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि लोगों ने नदी नालों को कब्जा कर रखा है, उस पर इंक्रोचमेंट है, जिस वजह से पानी अपने नेचुरल वेग में आ रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। तो क्या अतिक्रमण नहीं हटना चाहिए? नहीं, मेरा कहना है हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद ही समाधान होगा, समाधान तभी निकलेगा और सहमति भी बनेगी। लेकिन सरकार इसमें चर्चा नहीं कराना चाहती, बात नहीं करना चाहती है, एक फरमान जारी करती है, उसके बाद होता क्या है कि लोगों में दहशत पैदा की जाती है। तो हम चाहते हैं कि इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो। बेरोजगारी आज है इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है, जो संविदा कर्मी हैं उनको आदेश दिए, फरमान जारी हुआ है कि इनको सबको नौकरी से इनको हटा दिया जाए, इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए। तो ये कहाँ, सदन में नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे हम। तो ये विषय है, इस पर हम कल भी इस विषय को उठाएंगे और हम चाहेंगे कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए। तो आपके नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिन्होंने 2 बातों पर सरकार को घेरा है, पहला ये कि अतिक्रमण के मसले पर सबकी सहमति के साथ काम नहीं हो रहा है, और दूसरा सत्र की जो अवधि है वो बेहद कम है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। और विधानसभा सत्र के पहले दिन लक्सर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक मोहम्मद शहजाद ने प्रदेश भर में किए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कटाक्ष किया और उनके अनुसार ये सभी अतिक्रमण पक्षपातपूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और मजारों को अवैध घोषित किया जा रहा है और उन्हें गिराया जा रहा है। जबकि रुड़की में नहर के किनारे कई मंदिर बनाए गए हैं जो कि अवैध रूप से बने हुए हैं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस विधायकों ने धरने पर बैठकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का आरोप है कि सरकार सिर्फ बजट पास करने के लिए सत्र बुला रही है। कांग्रेस विधायकों ने सरकार को आपदा और अतिक्रमण के मुद्दे पर भी घेरा है। आज पहला दिन है और विपक्ष सत्र शुरू होने से पहले ही धरने पर बैठ गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य अपने कांग्रेसी विधायकों ने साथियों के साथ बैठे हुए हैं। आर्य जी, आप लोग धरने पर बैठ गए, अभी सत्र शुरू नहीं हुआ है, क्या नाराजगी है, क्या मांग? देखिए, हम विपक्ष में हैं और हमारी भूमिका विपक्ष जो हमारा धर्म है उसको निभाने की है। आज पूरे प्रदेश की जनता विपक्ष की ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि हमारे सवाल उठेंगे और सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन जो देखने में आया है कि पिछले 2 वर्षों में 2022-2023 जिस तरह से इन्होंने खाना पूर्ति की है, सदन में सिर्फ मात्र बजट पारित करना इनका उद्देश्य है। इन्हें जन सरोकारों से, जन मुद्दों से, कोई जनता से कोई वास्ता नहीं है। मात्र 12 दिन सत्र चला है 2 वर्षों में और आज फिर 3 दिन का सत्र इन्होंने आहूत किया है। कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसकी समयावधि बढ़ाई जाए, क्योंकि कई विषय है। आज अतिक्रमण एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डराया धमका जा रहा है। उनके मकान, ढाबे, दुकानें, घर सब ध्वस्त किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है, डर का माहौल है। नोटिस सर्व कर दिए गए हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है कि वो तत्कालिक अगर उन्होंने सत्र बुलाया है तो उन्होंने बुलाना होता कि हम
अतिक्रमण के विषय को लेकर अध्यादेश लाते, कानून बनाते, मजबूत पैरवी करते, सरकार मजबूत पैरवी करती, उच्चतम न्यायालय में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में मजबूत पैरवी करती। सरकार का जिम्मेदारी है कि वह जनता की आवाज़ बने और उसका समाधान निकाले। आपदा से पूरा प्रदेश आज जूझ रहा है, सड़कें बंद हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं सड़कें खोलने के, मैं अखबार देख रहा था। तो जब सड़कें बंद हैं, लोगों को आवाजाही करना मुश्किल हो रहा है, रोजगार नहीं है और बिजली पानी सब बंद हो चुका है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। लेकिन सरकार अगर सदन आहूत करना चाहती थी, तत्काल करना चाहती थी, तो इन विषयों पर करती। हमने इस बात को मजबूती से उठाया, हम सदन में भी इस बात को, आपका मकसद क्या है, क्यों जनमुद्दों से आप भाग रहे हैं, क्यों सवालों से बचना चाहते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने आज सदन की अवधि समय अवधि बढ़ाई जाए, इसके लिए हम आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आपदा, इस सत्र में जो आपदा भी है एक मुद्दा है। राजेंद्र भंडारी जी जो जोशीमठ आपदा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, भंडारी जी क्या कहेंगे, जोशीमठ में क्या स्थिति है? देखिए, पूरे प्रदेश में आपदा आई हुई है। जोशीमठ में पिछले 4 महीने से आपदा का दंश लोग झेल रहे हैं। सारे घर लोगों के टूट गए हैं, ज़मीन खिसक रही है, मकानें चली गई हैं, गौशाले चले गए हैं, नदी नाले सब बाधित हो गए हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। लोगों को अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया है। जो ज़मीन का मुआवजा था, सरकार आज तक जीएसआई का लोगों को बहाना दे करके आज तक उसका मुआवजा नहीं बांटा गया है। लिहाजा सरकार तत्काल जो ज़मीनें लोगों की चली गई थी आपदा में, उस ज़मीनों को पैसे दे। और हमने तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कही है कि 1 टाइम सेटलमेंट लोगों का करे, लोगों का जो विस्थापन है वो करे ना। सरकार क्यों नहीं विस्थापन करती है? बातें तो बड़ी बड़ी करती है सरकारें, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर कर क्यों नहीं रहे? लोगों को बसाए। लोगों को जोशीमठ जब आज खिसक रहा है, सारे लैंडस्लाइड हो रही है, और बड़ी बात है कि वहाँ को बचाने के लिए जो अलकनंदा का रिवर है, उसके किनारे जो है तलहटी में बहुत बड़ा जो है बचाव का कार्यक्रम होना चाहिए। चाहे वो सिंचाई विभाग करे, चाहे जो भी करे, तो वो कार्य भी उसमें होना चाहिए। और हमारे ठेली हैं, रेहड़ियाँ हैं, दुकानें हैं, लोगों की आज सारे अतिक्रमण से हटा दी जा रही है। सारे लोगों के घर झेल गए। मेरे यहाँ मायापुर में आ गई है, मेरे यहाँ जो है किरोली में आ गई है, तमाम गडोरा के अंदर आ गई है, तुम्हारा लोहार डिगोली के अंदर आ गई है। लोगों के घर डूब गए हैं, मलबे से सारे चपेट हो गए हैं। तो सरकार इसमें कोई व्यवस्था क्यों नहीं करे? लोगों को मुआवजा देना, मुआवजा 1 रुपया सरकार नहीं देती, 5,000 रुपये दे के सरकार इसी कराना चाहती है। तो इससे क्या पीड़ितों का क्या लाभ मिलेगा क्या? इसलिए सरकार हर परिवार को रोजगार भी दे। जहाँ पीड़ित आई है उन पीड़ित के परिवारों को एक परिवार को रोजगार दे। धारचूला ही नहीं, पूरे प्रदेश की एक समान स्थिति है जहाँ जहाँ आपदा आई है। देहरादून प्रदेश में बढ़ते डेंगू के मामलों पर नाराज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सचिव और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे को डेंगू नियंत्रण की कमान सौंपी है। आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में पहली बड़ी बैठक की, जिसमें उन्होंने साफ रूप से कई दिशा निर्देश दिए। आयुक्त की बैठक में ही आशा कार्यकर्तियों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी। नगर निगम छिड़काव के बजाय पूरे शहर में धुआं उड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए। नाराज आयुक्त ने बैठक में 2 टूक कहा, अब सीधा कार्रवाई जिम्मेदार अफसर पर होगी। नगर आयुक्त के पद पर रह चुके आयुक्त गढ़वाल ने कहा कि हर वार्ड को बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जाएगा और गुरुवार से एक बड़ी ड्राइव शुरू होगी। नगर निगम अपने वाहनों के माध्यम से प्री रिकॉर्ड मैसेज वाहनों में चलाकर लोगों को जागरूक भी करेगा। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहां पे गंभीर है और डेंगू के बढ़ते मामलों ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री ने विनय शंकर पांडे को डेंगू नियंत्रण की कमान सौंपी है और विनय शंकर पांडे ने बैठक करके यहां पे जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेंगू पर कंट्रोल और नियंत्रण के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या जनपद हरिद्वार में चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराज़गी भी प्रकट की है। और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने अभी शाम को 4 बजे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं यहाँ
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।